दोस्तों आपका स्वागत है सोर्स ऑफ ही नॉलेज में। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री नोट्स चैप्टर 6 द सोल्जर। द सोल्जर का मतलब होता है सिपाही, सिपाही होता है और इसको लिखने का काम जो है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा किया गया है और यह एक सोनेट है, 14 पंक्ति वाली कविता है। सोनेट उसे कहा जाता है जिस कविता में कम से कम 14 पंक्ति हो। आगे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इनका जन्म जो है 1887 में हुआ था और मृत्यु जो है 1915 में हुआ था रूपर्ट ब्रूक का, जो कि द सोल्जर पोएम हैज़ बीन रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक हम सभी जानते हैं। और इनका जन्म 1887 में और मृत्यु 1915 में हुआ था। रूपर्ट ब्रूक वॉज बोर्न इन ए वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। रूपर्ट ब्रूक का जन्म एक शिक्षा संपन्न परिवार में हुआ था, अर्थात एक पढ़े लिखे सुखी संपन्न परिवार में हुआ था। यहाँ पर वेल टू डू एकेडमिक फैमिली का मतलब ये फ्रेज है दोस्तों, इसका मतलब होता है सुखी संपन्न परिवार, समृद्ध परिवार, शिक्षा संपन्न परिवार। इसका मतलब होता है क्या? सुखी संपन्न पढ़ा लिखा परिवार। अगला है हिज फादर वॉज ए हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। उनके पिता रग्बी स्कूल में एक व्यवस्थापक या गृह स्वामी थे। यहाँ पर हाउस मास्टर का मतलब हो रहा है गृह स्वामी या इसको व्यवस्थापक भी कह सकते हैं। वेयर रूपर्ट वॉज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। जहाँ रूपर्ट कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में जाने से पहले शिक्षा ग्रहण किए थे, अर्थात किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से पहले इनका जो शिक्षा दीक्षा हुआ था, शिक्षा जो प्राप्त इन्होंने किया था अपने पिताजी के स्कूल रग्बी स्कूल में इन्होंने प्राप्त किया था। जैसा कि आप देखेंगे हिंदी रूपांतरण मैंने जो किया है। रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 में, मृत्यु 1915 में एक शिक्षा संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता रग्बी स्कूल में एक व्यवस्थापक गृह स्वामी थे, जहाँ रूपर्ट कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में जाने से पहले शिक्षा ग्रहण किए थे। अगला जो है, क्योंकि हम इस पोएट के रूपर्ट ब्रूक के पोएट के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, W. Yeats जो कि द फेमस पोएट डिस्क्राइब्ड हिम एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। W. Yeats जो है एक प्रसिद्ध कवि, W. Yeats ने इन्हें इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवा के रूप में व्याख्या किया है, अर्थात ही वॉज द मोस्ट हैंडसम मैन इन द इंग्लैंड या ही वॉज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन द इंग्लैंड। तो कई बार एग्जाम में पूछ देगा कि किस कवि ने रूपर्ट ब्रूक को जो है हैंडसमेस्ट यंग मैन इंग्लैंड कहा है, तो W. Yeats, क्योंकि ऑप्शन में रह सकता है क्वेश्चन MCQ में। अगला है, देखेंगे, ही एज्यूम्ड अ सिंबॉलिक रोल दैट इवेंचुअली टर्न इनटू द मिथ ऑफ ए यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर। ही डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया ऑन अप्रैल 23, 1915 of the Ashland of Lemnos in the Aegean on his way to a battle at Gallipoli। इन्होंने एक प्रतीकात्मक भूमिका निभाई जो अंत में इन्हें एक युवा और सुंदर योद्धा बना दिया। उनकी मृत्यु गैवीपोली के युद्ध मैदान में जाने के दौरान एजियन के लेमनेस द्वीप पर 23 अप्रैल 1915 को ईस्वी को रक्त के जहर बन जाने के कारण हुई। सेप्टिसेमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त क्या हो जाता है? जहर बन जाता है, पूरा ब्लड जो है जहर बन जाता है। उसी के कारण इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 को, जब ये युद्ध गैवीपोली के युद्ध में मैदान में जाने के दौरान जो है एजियन के जो है लेमनेस द्वीप पर इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं, ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज अ वार पोएट। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रूपर्ट ब्रूक को किस पोएट के रूप में जाना जाता है, तो वार पोएट। जैसे वाल्ट व्हिटमैन को पीपल्स पोएट के रूप में जाना जाता है, वाल्टर डिलामेयर को जो है पोएट ऑफ चिल्ड्रेन के रूप में जाना जाता है ना। तो याद रखना आपको, जैसे जॉन डॉन को जो है मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाना जाता है और जॉन किट्स को जो है हम सभी जानते हैं कि रोमांटिक पोएट के रूप में जाना जाता है, पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है उनको। Rupert Brooke is remembered as a war poet who inspired patriotism in the early phase of the First World War. His reputation chiefly rests on 5 war sonnets, of which The Soldier is undoubtedly the best and the most anthologized. ब्रूक को युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है, जो प्रथम इस युद्ध के शुरुआती चरण में देशभक्ति को प्रेरित किया। उनकी महत्ता मुख्य रूप से 5 युद्ध सोनेटों पर टिकी है, जिनमें से द सोल्जर निसंदेह सबसे
अच्छी तरीके से संकलित है। तो सबसे बेस्ट जो सोनेट है इनका द सोल्जर है। इन्होंने 5 सोनेट्स लिखे हैं, है ना, युद्ध सोनेट लिखे, वार सोनेट्स लिखे हैं। ये अगर पूछ दिया जाए द सोल्जर जो है कैसा सोनेट है, तो वार सोनेट है। और द सोल्जर एक पैट्रियोटिक पोएम है जो कि रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा है, और रूपर्ट ब्रुक भी खुद भी सोल्जर थे, है ना। और प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती चरण में ही देशभक्ति को प्रेरित करने के लिए इन्होंने ये कविता लिखा था, इसलिए इन्हें जो है वार पोएट के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने पांच जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार वार सोनेट्स लिखा, जिसमें से सबसे बेहतर अच्छे तरीके से जो संकलित किया गया है वो द सोल्जर है। अब द सोल्जर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। द सोल्जर का जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, डैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड डैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसेल्ड। अब है, यदि मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरे बारे में सोचना कि विदेशी धरती का कुछ कोना जो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो गया। कभी कहते हैं कि अगर वो मर जाएं तो उनके बारे में बस इतना सोचना कि विदेशी धरती का कुछ कोना जो हमेशा हमेशा के लिए किसका हो गया, इंग्लैंड का हो गया। अगला हम पॉइंट देखते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है, इन दैट रिचर अर्थ A dust whom England bore, shaped, made aware, gave once her flower to love, her ways to roam. No, a body of England's breathing English air, washed by rivers, blessed by suns of foam, and think this heart, all evil said away, a pulse in the eternal mind, no less. Gives somewhere back the thoughts by the England given, her sights and sounds, dreams happy as her day, and laughter, the learnt of friends and gentleness, in hearts at peace under an English heaven. देखिए, कवि कहते हैं कि उस समृद्ध धरती में एक समृद्ध मिट्टी का कण मिल गई, दफन हो गई। वह कण शरीर जिसे इंग्लैंड ने जागरूक बनाया, आकार दिया, जन्म दिया, कभी अपने फूल दिए प्रेम करने के लिए, अपने रास्ते दिए घूमने के लिए। इंग्लैंड का वह शरीर जिसने इंग्लैंड की हवा सांस के रूप में लिया, नदियों के द्वारा धोया गया, इंग्लैंड के सूरज के द्वारा आशीर्वाद दिया गया। और सोचो, यह दिल की सारी बुराइयां मिट जाएगी। इंग्लैंड के द्वारा दी गई विचार फिर से याद करेंगे, हमारी अनंत सोचो दिमाग में कंपन करती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। इंग्लैंड के द्वारा दिए गए विचार जो पहले से हैं वह हमारे मन में कंपन करती रहेगी, वह कभी कम नहीं होगी। अर्थात हमारे मन में इंग्लैंड में जो कंपन करती रहेगी, उसकी उद्देश्य और आवाज़ें, उसके दिन के रूप में प्रसन्न सपने और हंसी जो दोस्तों से सीखा, भद्रता, विनम्रता, अंग्रेजी स्वर्ग में अर्थात शांत हृदय में, शांत दिल में, विनम्रता से अंग्रेजी स्वर्ग में अच्छे पलों को याद करेंगे। कवि यह कहना चाह रहे हैं कि यह पोएम जो है देशभक्ति कविता है, और इस कविता में कवि यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे वो देश ने बहुत कुछ उन्हें दिया है और उन्हें एक मौका मिला है देश को कुछ देने का, और वो देश को क्या करते हैं, समर्पित करते हैं। अब इसका हम थोड़ा सा समरी देखने का प्रयास करते हैं द सोल्जर का, जो कि बहुत ही शानदार समरी होगा, क्योंकि ये एक पैट्रियोटिक पोएम है। द सोल्जर जो है वो पैट्रियोटिक पोएम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सोल्जर पोएम है वो रूपर्ट ब्रुक के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के समय लिखी गई एक देशभक्ति प्रधान सोनेट है। इस कविता में कवि अपने देश के इंग्लैंड के प्रति गहरी निष्ठा और प्रेम व्यक्त करता है। वह कहता है कि यदि उसकी मृत्यु किसी विदेशी भूमि पर होती है तो वह भूमि हमेशा के लिए इंग्लैंड का एक हिस्सा बन जाएगी, क्योंकि वह वहां के एक अंग्रेजी सैनिक दफन हो गया है। कवि इंग्लैंड को केवल जन्मभूमि ही नहीं बल्कि वह स्थान भी मानता है जिसने उसे आत्मा, सपने, संस्कार दिए। इंग्लैंड की नदियां, खेत, फूल और परंपराएं उसके जीवन का हिस्सा है। कविता के अंत में कवि कहता है कि मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ईश्वर की शांति में लौट जाएगी और अपने साथ इंग्लैंड का प्रेम और सुंदरता ले जाएगी। कवि
इस कविता में यह कविता युद्ध को आदर्शवादी और रोमांटिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है, जिसमें देशभक्ति, समर्पण, बलिदान की भावना भरी हुई है। अंग्रेजी में बोले तो द सोल्जर इज अ पैट्रियोटिक सोनेट बाय रूपर्ट ब्रूक, written during the World War I. In the poem, the poet expresses his deep love for England and his willingness to sacrifice his life for his motherland. He imagines that if he dies in a foreign field, that a piece of land will forever become a part of England because an English soldier will be buried there. The poet describes England not only as a birthplace but also as the provider of his soul, dreams and values. He feels grateful for everything England has given him, its fields, rivers, flowers and traditions. The poem ends with a spiritual note. After his death, his soul will return to eternal peace of God, carrying with it love and beauty of England. This sonnet reflects the idealistic and romantic view of war filled with patriotism, devotion and sacrifice. बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। कैसा लगा है वीडियो जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों।